हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। हम लोग देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। ओके, बहुत इजी और सिंपल मैनर में हम लोग यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको हर एक कीवर्ड्स जो है वो याद हो जाएंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एपीओ, एडीपीओ, एआईबी या कोई भी अपकमिंग जुडिशियरी एग्जाम्स है, तो उसके लिए ये वीडियो बेस्ट है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट देखना। प्लस इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो। वहां पर एमसीक्यूज सीरीज भी चल रहा होता है, तो हर रात 9 बजे वहां पर एमसीक्यूज अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्लस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से। कंटेंट्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फर्स्ट वाले वीडियो में कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है सेक्शंस। इंट्रोडक्शन जो है वो मतलब कि आप जाएंगे फर्स्ट वाले वीडियो में, तो उसमें हमने बताया हुआ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कौन कौन से बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखो। प्लस सेक्शंस को हम लोग अच्छे से यहाँ पर डील कर रहे हैं विथ इलस्ट्रेशंस, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं वो इलस्ट्रेशंस बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। तो आपको निर्णय लेने की क्षमता जो है वो डेवलप करना है, तो वो इलस्ट्रेशन से ही होगा। सिचुएशन को आप समझेंगे तब आपको सेक्शन जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा। प्लस अदर फैक्ट्स में जैसे कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट केस लॉज है, तो वो यहाँ पर मेंशन मेरे द्वारा किया जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखिए और उसके बाद फिर आप अच्छे से बेयर एक्ट को रीड आउट करो, कीवर्ड्स को मार्क करो और उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन मोड पे रखिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 जो है, यहीं से आपका मतलब समझिए पार्ट 2 चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। कौन कौन से फैक्ट जो है वो कब रिलेवेंट होते हैं, कब नहीं होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर 2 में पूरा आपको बताया गया है। तो सेक्शन 3 से ये चैप्टर बीएसए में स्टार्ट होता है। यहीं से हम लोग चैप्टर 2 को पूरा देखेंगे। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको हम लोग एक एक करके आने वाले वीडियोस में डील करने वाले हैं। तो क्या कहता है सेक्शन 3, आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन नंबर 3 रिलेटेड है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। यहाँ दो बातें आपको कही जा रही है, एक है फैक्ट इन इशू, दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट इन इशू आपको पता है कि फैक्ट जो होते हैं वो इशू में हो, यानी कि मुद्दा क्रिएट कर रहे हो और इसी के ऊपर जजमेंट आता है ना। तो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड यहाँ पर एविडेंसेस के बारे में डिस्कस किया गया। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि फैक्ट इन इशू वर्ड जो है वो बीएसए में कहाँ मेंशन किया गया है। ओके, क्या कहता है ये सेक्शन, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियरइनआफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में किसी भी केस में दो बातें या फैक्ट्स का एविडेंस दिया जाता है। पहला हो जाता है आपका फैक्ट इन इशू और दूसरा रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू यानी कि विवादित तथ्य जिसके ऊपर पूरा झगड़ा जो है वो रहता है कोर्ट में। दूसरा होता है संगत तथ्य यानी कि रिलेवेंट फैक्ट्स। इसकी रिलेवेंसी के ऊपर मतलब कि जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि रिलेवेंट है उससे जुड़ा हुआ एविडेंसेस जो है वो दिया जाता है, यानी कि वैसे फैक्ट्स जो कि सीधे सीधे केस से जुड़े हुए हो। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आप जब भी एविडेंस दोगे कोर्ट में, तो आपको या तो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड एविडेंसेस पेश करना होगा या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड एविडेंसेस देने होंगे। इसी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि पर्टिकुलर फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा गया है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। जो भी मुद्दा इशू में है उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आप एविडेंस दे रहे हो, तो उस एविडेंस के आधार पर ही बात किया जाएगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, तो सेक्शन 3 आपको ये अधिकार देता है कि आप फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही एविडेंसेस कोर्ट में पेश करेंगे। ओके, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन शैल नॉट
enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to सिविल प्रोसीजर. सिविल प्रोसीजर यानी कि यहाँ पर सीपीसी की बात हो रही है. ठीक है, सीपीसी 1908. ये जो सेक्शन है, ओके, ये धारा अधिकार नहीं देती है कि वो ऐसा सबूत दे जिसे सीपीसी या किसी और कानून के हिसाब से देने से मना किया गया हो. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सीपीसी के ऊपर सेक्शन 3 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है. ओके, इस बात को याद रखिएगा. कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो घुमाकर पूछ लिया जाएगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन में ये चीज मेंशन किया गया है. अब इसका इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसको थोड़ा सा और हम लोग इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं. क्या लिखा गया है? ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विथ अ क्लब विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ. ए ने बी को मारा, ठीक है, इसका ट्रायल चल रहा है. ए ने बी को कैसे मारा है? तो डंडे से मारा है. क्लब का मतलब यहाँ पर डंडा है. ओके, और बी की यहाँ पर डेथ हो गई है. ओके, तो अब यहाँ पर 3 बातें जो है वो फैक्ट इन इश्यू होंगी. क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं. ए इज बीटिंग बी विद द क्लब. क्या ए ने बी को डंडे से मारा? ये फैक्ट इन इश्यू हो गया कि बी की डेथ तो हुई है, ये तो दिख रहा है, लेकिन क्या ए ने सचमुच में बी को डंडे से ही मारा है, उसी से उसकी डेथ हुई है? सेकंड, ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग. क्या उसने डंडे से ऐसे बी को मारा कि बी की डेथ ही हो गई? ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी फैक्ट इन इश्यू ही है. उसके बाद है एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ. क्या ए का इरादा था कि वो बी की जान ले, बी को मारे? तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये फैक्ट इन इश्यू की ही कैटेगरी में आएंगे. इसी के ऊपर बहस होगा, इसी के ऊपर जजमेंट भी आएगा कि क्या ए सच में अपराधी है या नहीं है. जो भी एविडेंसेस दिए जाएंगे वो इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड एविडेंसेस कोर्ट में पेश किया जाएगा. ओके, तो ये इलस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा. इसका एमसीक्यू अगर कहीं अवेलेबल होता है तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें. ओके, चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2. ये क्या कहता है? A suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of proceedings otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the CPC 1908. कह रहा है कि A है, ठीक है, और B है. A ने B के ऊपर केस फाइल किया, किस चीज के लिए? पैसों के लिए. ओके, तो ए ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया और ए को यहाँ पर कोर्ट के अंदर फर्स्ट हियरिंग पे क्या करना था? बॉन्ड प्रेजेंट करना था. ओके, लेकिन क्या हुआ कि ए ने बॉन्ड को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं किया. तो अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 ए को अब यहाँ पर कोई भी प्रिविलेज जो है वो नहीं दिया जाएगा कि वो एविडेंसेस को पेश करे, क्योंकि सीपीसी यहाँ पर ए को अलाउ नहीं करती है कि अब आप एविडेंस दो. आपको फर्स्ट हियरिंग पे देना था, आपने नहीं दिया तो कहानी खत्म है. ठीक है, तो यही हमारा इलस्ट्रेशन जो है वो कह रहा है. तो आप इसको याद रखिए, स्पेशली जो फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है इसको स्टार मार्क करके रख लो, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको याद रखना. प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 में इस चीज को कभी मेंशन किया जाता था. एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, ये कभी इंडियन एविडेंस के सेक्शन 5 में हुआ करता था. आज के डेट में बीएसए के सेक्शन नंबर 3 में आपको ये प्रोविजन देखने को मिलेगा. ओके, सेक्शन नंबर 4 रिलेटेड है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. यहाँ ये वर्ड आपको याद रखना है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी कार्य किए जा रहे होंगे वो एक किसी इवेंट से रिलेटेड होगा. ओके, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, वैसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू में भी नहीं हो, आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और अ रिलेवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट. वैसे फैक्ट जो कि रिलेटेड है फैक्ट इन इशू से या नहीं भी रिलेटेड है, तो ये सारे जो फैक्ट्स होंगे वो सब रिलेवेंट होंगे, क्योंकि ये एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है. ट्रांजैक्शन यहाँ पर कहने का मतलब है कि इवेंट, कोई भी इवेंट अगर किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी कार्य किए जा रहे होंगे वो सब इसी का पार्ट होंगे. ठीक है, whether they occurred at the same time and place or at different times or places, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो इवेंट जो है वो उसी दिन हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, ठीक है, या वो कहीं और हुआ हो. चाहे वो इवेंट सेम टाइम या सेम प्लेस पे हुआ हो
या डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस पे हुआ हो, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे जो उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा थे वो सभी फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो फैक्ट्स सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, चाहे फैक्ट इन इशू ना भी हो, वो भी रिलेवेंट होंगे। इसी को कहा जाता है रेस गेस्टे का रूल। ठीक है, रेस गेस्टे, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि रेस गेस्टे बीएसए में किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, आइए उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए जो है वो अक्यूज्ड है किसका, मर्डर ऑफ बी, बी का उसने मर्डर किया है बाय बीटिंग हिम। व्हाटएवर वाज सेड और डन बाय ए और बी और बाय द bystanders at the beating or so shortly before or after it as form part of same transaction is a relevant fact। ए ने बी को मारा, ए ने जब बी को मारा होगा तो आसपास के लोग भी होंगे, किसी ने देखा होगा, तो जो ये घटना घटी, ए ने बी को कैसे मारा, कब मारा, कहाँ मारा, ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट्स होंगे वो रिलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि ये सारे फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड हैं। ओके, सेकंड है वेजिंग वॉर। वेजिंग वॉर का कौन सा सेक्शन है बीएनएस में, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वेजिंग वॉर की अगर योजना मान लीजिए बन रही है तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा, आर्म्स चाहिए, है ना, ट्रूप्स चाहिए, ओके, तोड़ फोड़ मचाई जाएगी, तो ये जितने भी काम किए जा रहे हैं ये सब के सब वेजिंग वॉर से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस थे, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इलस्ट्रेशन डी भी आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी है। द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी, कुछ गुड्स थे जो कि बी के द्वारा ऑर्डर किए गए थे, वो ए को डिलीवर हुए या नहीं। तो जो गुड्स हैं, ठीक है, जिसको डिलीवरी करना था, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली। ए को डिलीवर ना होके अलग अलग पर्सन को गुड्स जो है वो डिलीवर किए गए, तो ये जितने फैक्ट्स होंगे वो सब रिलेवेंट हो जाएंगे कि डिलीवरी जो है वो किसको किया गया, कौन कौन से पर्सन्स थे, ठीक है, तो बी ने किस किस को वो सामान दिया है, ये सब रिलेवेंट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रेस गेस्टे रूल याद रखिएगा, इसमें दिया गया है सेक्शन 4 में, हालांकि ये मेंशन नहीं है लेकिन रेस गेस्टे इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 5, ये रिलेटेड है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, जो भी ओकेजन होगा, कॉज होगा, उसका इफेक्ट जो होगा, वही सारे फैक्ट्स यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगे। यानी कि जो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के अवसर, कारण या इफेक्ट चाहे तुरंत हो या बाद में, या जिनके द्वारा उनके होने की स्थिति बनती है या जिन्होंने उनके होने का अवसर दिया हो, ऐसे सभी फैक्ट्स जो हैं वो रिलेवेंट फैक्ट की श्रेणी में आएंगे। इसको हम लोग समझते हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि ये आपको सेक्शन इलस्ट्रेशन से ही समझ में आएगा। पहला इलस्ट्रेशन कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। यहाँ क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को लूटा। ठीक है, क्या ए ने बी को लूटा। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी होने के पहले, बी वेंट टू अ फेयर विथ मनी in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant। जब रॉबरी हो रहा था, लूट से थोड़ी देर पहले, बी जो है वो मेले में पैसे लेकर गया था, ओके, और उसने क्या किया कि तीसरे लोगों को वो पैसे जो है वो दिखाए। तो ये जो तीसरे लोगों को जो उसने पैसा दिखाया और मेले में पैसा जो लेकर गया था, ये सारे फैक्ट्स जो है वो रिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही लूट होने वाला था उसके पहले की ये बातें हैं, है ना, उसके पहले की बातें हैं कि बी जो है वो मेले में गया था, पैसे लेकर गया था, उसने तीसरे पर्सन को दिखाया, तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि क्या ए ने सच में बी को लूटा है या नहीं। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को मारा है। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रिलेवेंट फैक्ट्स। आसपास के जो क्षेत्र है यानी कि जमीन है, वहां पर कुछ निशान दिख रहे हैं जो कि दिखाते हैं कि हो सकता है कि कहीं जब ए जो है वो बी को मारने की कोशिश कर रहा होगा तो संघर्ष हुआ होगा, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन्ड बी। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को जहर दिया है। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and habits B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts। पॉइजन देने से पहले बी का क्या हेल्थ स्टेटस था, क्या बी किसी बीमारी से जूझ रहा था, कोई सिम्टम्स उसे था या नहीं, इन सभी के आधार पर
डिसाइड किया जाएगा कि ए ने सच में बी को जहर देकर मारा है या नहीं। जो भी सिम्टम्स अराइज हुए हैं, क्या वो जहर के थे या बी को पहले से कोई बीमारी थी। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएंगे। तो ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं, ये सब ओकेजन, कॉज और इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो सेक्शन 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ की बात करें तो सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कभी फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट से डील करता था। तो आपको पहले वाला भी सेक्शन याद होना चाहिए और बीएसए का भी सेक्शन पता होना चाहिए। ओके, तो ये था सेक्शन नंबर 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Press the bell icon for the latest videos and the updates, and also join the Telegram group via link given in the description box. PDF आपको Telegram ग्रुप पे ही अवेलेबल हो जाएगा। जब आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको थोड़ी देर बाद Telegram पर PDF शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो फटाफट से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना कि एविडेंस को बीएसए में कहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दो अपने आंसर से। ओके, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।